Welcome to everyone in this interview session of Dr. Ashur Pandey sir in conversation with Dr. Lakshman Yadav sir. Today we are having a very huge concern of suicide, and on this occasion of World Suicide Prevention Day, we'll be having an interview session from these two ends. Ashur Pandey sir is a psychiatrist in the Department of Psychiatry in IMS BHU University, and Dr. Lakshman Yadav sir is on-campus counseling psychologist in IIT BHU. Now it's over to you, sir, Lakshman sir. Thank you, Chitrank. Please Thank you go so ahead. much. Please go ahead, sir. Before starting the session, सर को एक्स्ट्रा थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, क्योंकि सर अभी भी ओपीडी में हैं और टाइम हो रहा है 8:37 और हम लोग भी नहीं चाहते सर को डिस्टर्ब करना, बट सर इतना मतलब डेडिकेशन के साथ कहते ना कि एक वर्क और उसके साथ में ये काम अपना ओपीडी रोक करके सर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे स्टूडेंट काउंसिल सर्विसेज की तरफ से बहुत सारा शुक्रिया सर आपका. So today we all are knowing that is a World Suicide Prevention Day. और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं प्रोफेसर अच्युत पांडे सर, जो अभी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पीएचयू में, और आज हम सर के साथ बात करेंगे. और मैं वेलकम करता हूं सर आपका ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट काउंसिल सर्विसेज आईआईटी बीएचयू सोशल वेलनेस टीम की तरफ से. सर टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है तो हम लोग कट शॉर्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. सबको पता है कि सुसाइड एक बहुत गंभीर समस्या है. कोरोना चल रहा है, फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, एक बड़ी महामारी जो पूरी दुनिया उससे देख रहे हैं ग्रसित है, अभी भी हम झेल रहे हैं उसका इफेक्ट. वैसे ही सुसाइड है, अगर जो देखा जाए तो कहीं ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं, ज्यादा मौतें जो होती हैं वो सुसाइड से होती हैं पूरे विश्व में. यानी कह सकते हैं 8 लाख लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं, यानी एन देखा जाए तो हर 40 सेकंड में सुसाइड होता है. लेकिन इसके प्रति लोग बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, बहुत सारे स्टिग्मा है. उसी स्टिग्मा को दूर करने के लिए जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, बहुत लोग खुल के सामने नहीं आते हैं, मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करते हैं. फिजिकल हेल्थ पे बहुत बातें होती है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे लोग आज भी कतराते हैं, डरते हैं. सो ये हमारी एक कोशिश है आज के इस टॉक के थ्रू कि हम अपने आईआईटी के स्टूडेंट्स के साथ वो तमाम आईआईटी के जितने फैकल्टीज हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है और बाकी तमाम जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, टॉक से बेनिफिट उठा पाएंगे, ले पाएंगे. सो सर से मेरा पहला सवाल है, वेलकम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, आई लाइक टू वेलकम यू. सर से मेरा पहला सवाल है कि सर सुसाइड क्या है और इसका रीजन क्या है. यहाँ से अपने को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, ये एक सुसाइड अटेम्प्ट कहलाता है. और अगर कोई नुकसान पहुंचाता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, दैट इज कमिटेड सुसाइड. एक्चुअली जो इसका शुरुआत होता है हार्बरिंग इन द माइंड, थॉट से शुरू होता है, एक आइडिया से शुरू होता है. एक विचार जब आता है इंसान के जहन में, मस्तिष्क में, कि अब हमें जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, इतना अनबियरेबल. यूजुअली हम देखें कि कोई जीव जंतु भी है, जैसे चूहा भी है, बिल्ली को देख के तेजी से भागता है अपनी जान बचाने के लिए. कुत्ते को देख के बिल्ली भागती है तेजी से अपनी जान बचाने के लिए. बट इंसान जिसका दिमाग इतना डेवलप्ड है, तो डेफिनेटली अपने पूरे कॉन्शियस माइंड में, यूजुअली नॉर्मलसी में, कोई व्यक्ति अपने जीवन को, अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता. लेकिन जब कोई ऐसा पेन उसके लिए अनबियरेबल हो जाता है और वो किसी तरीके से, तब वो एक तरीके से भागना शुरू करता है, समाज से, परिवार से, यहाँ से पलायनवाद शुरू होता है. उसके दिमाग में एक विचार आता है कि नहीं, ये इतना कष्ट इतना ज्यादा हो चुका है कि अब हम उसको, हमारी क्षमता नहीं है कि हम उसको सह पाए, और इसलिए अब भाग जाओ. और इस तरीके से एक विचार शुरू होता है जिसको सुसाइडल आइडिएशंस कहते हैं. और उसके बाद ग्रेजुअली जब चीजें सीवियर और बढ़ती हैं, जब उसके दिमाग में ये थॉट बार बार फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, और तब उसके दिमाग में ये प्लान शुरू होता है कि हम किस तरीके से सुसाइड करें, क्या करें, अपने को हैंग करें, या किसी जाके ट्रेन पे कट जाए, या कोई दवाई खा ले. मतलब एक निश्चित उसके पास योजना तैयार होती है कि ऐसा किया जाए. उसके बाद भी जब सीवियरिटी और बढ़ती है तो फिर वो अपने प्लान पे थोड़ा एक्ट करना शुरू करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सुसाइडल जेस्चर.
मतलब अगर वो जैसे कह रहा है कि फांसी लगाने का विचार आया तो वो फांसी रस्सी ले आएगा, फंदा लगा के चेक करेगा कि हाँ ये मेरा वेट बियर कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो एक प्रोसेस है, सुसाइड एक दिन में नहीं होता। यूजुअली एक प्रोसेस चलता है जो सुसाइडल आइडिएशन से शुरू होता है, सुसाइडल जेस्चर आते हैं, प्लान आता है, फिर जेस्चर आता है, देन अटेम्प्टेड सुसाइड होता है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक क्राई फॉर हेल्प है। एक आदमी अपने को एक चाहता है कि मेरी कोई तो सुन ले, कोई तो मदद कर दे मेरी। और इस बीच अगर कोई इस बात को सुन लेता है, समझ लेता है और मदद के लिए हाथ खड़ा हो जाता है, समाज से, परिवार से, पड़ोसी से, डॉक्टर से, नर्सेज से, किसी भी तरीके से कोई भी उसको मदद मिल जाती है, तो हमारे समझ से सुसाइड को प्रिवेंट किया जा सकता है। एट द एक्टिंग राइट टाइम, राइटली एक्टिंग एट राइट टाइम। जैसे कि हम लोग ये समझते हैं कि पेशेंट के दिमाग में फ्रीक्वेंट ये थॉट्स हैं, हम अलर्ट मोड में आ जाते हैं कि नहीं ये जिंदगी। देखिए एक बहुत बड़ी सिंपल सी चीज को समझना है। एक तो हमने बताया कि कोई नॉर्मलसी में नहीं मरना चाहता, इसका मतलब अगर कोई मरना चाह रहा है या मरने के लिए प्रयास कर रहा है तो इसका मतलब उसके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी बीमारी, प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अपने को क्षति पहुंचाना चाहता है। अब नंबर 2 कि वो मान लीजिए किसी परेशानी से इतना परेशान है कि वो चाहता है कि भी कहीं से मदद मिल जाए और मदद नहीं मिल रही है तो अपने को फिर नुकसान पहुंचा के भागना चाहता है। तो वो मदद के लिए लोग उसको पहचाने, उसी समय पहचाने कि नहीं साहब हम इस ये आदमी एट रिस्क है तो इसको राइट जगह पे ले जाए, प्रॉपर काउंसलिंग हो और प्रॉपर इलाज हो उसका। अब सुसाइड कई भी कारण से हो सकता है। एक मेजर उसका कारण डिप्रेशन है एंड स्ट्रेस है, जिसे कभी कभी ऐसा लगता है कि डिप्रेशन, सीवियरली डिप्रेशन में आदमी नहीं है, लेकिन वो इतना तनावग्रस्त है कि तनाव की वजह से भी ये चीजें होने संभव है। तो ये इसको हम लोगों को ऐसे समझना है, जैसे एक 3 इडियट्स में एक पिक्चर में उसने बताया गया था कि साहब जब दिमाग पर प्रेशर बढ़ता है तो कोई नहीं देखता, इधर गले का प्रेशर बढ़ जाता है तो सब देखता है कि गले का प्रेशर बढ़ा और वो आदमी चला गया। बट उसके पहले तो गले का प्रेशर से पहले उसके दिमाग पे प्रेशर बढ़ रहा था तो कोई नहीं देख रहा था। तो हमें वही पहचानना कि जब किसी के दिमाग का प्रेशर बढ़ रहा हो तो हमें उसको पहचानना है टाइमली और उसको उसी समय एक्चुअल इंटरवीन करना है कि साहब उसको किसी तरह मदद मिले। पहली बात हमें ये देखना होता है क्या उसको कोई मानसिक बीमारी है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कोई तनाव है, कोई चिंता है, उसके हिसाब से उसका रिस्पेक्टिव इलाज किया जाता है। तो सर एक सवाल उठता है यहाँ पर सर कि आपने कहा कि ठीक है दिमाग का प्रेशर बढ़ता है, वो एक कहीं ना कहीं क्राई करता है हेल्प के लिए, तो जो ये सिचुएशन चल रहा होता है तो कैसे एक नॉर्मल आदमी आइडेंटिफाई कर सकता है? जैसे आप साइकियाट्रिस्ट है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, समझ जाते हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है उसके घर परिवार के लोग हैं, दोस्त है, सगे संबंधी, रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या क्या वार्निंग साइंस होते हैं इस तरह के? बिल्कुल एकदम सही सवाल है आपका। देखिए एक तो हम लोग भी सीधा पूछते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति इतना अलग थलग रह रहा है, कटा रह रहा है, पूरे परिवार से अलग रह रहा है, चुप रह रहा है, कोई चीज बात बोल नहीं रहा है, ना हंस रहा है, ना बोल रहा है, ना बातचीत कर रहा है, लोगों में शरीक नहीं हो रहा है, ये परिवार भी देख सकता है इजिली और पड़ोसी भी देख सकते हैं कि भाई आजकल ये आदमी दिखता नहीं है, आजकल बोलता हंसता नहीं है, ये रहता है बड़ा गुमसुम रहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति गुमसुम रह रहा है, हंस बोल नहीं रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, मिलजुल नहीं रहा है, तो आप परिवार और समाज की जिम्मेदारी है कि लोग उससे मिले और उससे डायरेक्टली ये पूछें कि क्या बात है भाई, आजकल क्यों ऐसा है, क्यों आप नहीं कर रहे हो, क्या आपके मन में कोई ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा है कि जो आप अपने, जैसे डायरेक्टली हम लोग भी यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कोई भी बीमारी है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि कभी आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं। और ये बहुत वेल प्रूवन है कि जैसे कुछ लोगों को डर लगता है कि हम हो सकता है उसको सुसाइड नहीं भी करने को और हम सवाल पूछ दें तो उसके मन में एक आइडिया आ जाए, बट ऐसा नहीं होता है। वेल प्रूवन रिसर्च ये कहता है कि आप डायरेक्ट आस्किंग क्वेश्चन से आप उसके मन में ये इंस्टीट्यूट नहीं होता है, बल्कि मन में जो चल रहा होता है उसको निकलने का एक जगह मिल जाता है। क्योंकि यूजुअली जो मन में चल रहा होता है आदमी सोचता है यार ये क्या बेवकूफी भरा मैं बात सोच रहा हूँ, कोई सुनेगा, कोई जानेगा तो हम पे हंसेगा, हमारी बात को समझने की बजाय हम पे हंसेगा और हमें बेवकूफ समझेगा।
तो आदमी अपने आप में घुटता रहता है। लेकिन जब आप डायरेक्टली उससे ये बात पूछते हैं तो बहुत क्लियर वो बता देता है कि हाँ भाई ऐसा बात तो है। और जहां वो कहता है ऐसा बात तो है, तो अब आपके पास अलर्ट होने का टाइम है कि अब वो क्या बात है, कैसे सोच रहा है, कितना सोच रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेने की तुरंत जरूरत जी। तो समाज को बस यही पहचानना कि अगर अपनी दिनचर्या से हट के कोई काम कर रहा है, जैसे कोई अब सारे अपने फोन से नंबर वंबर मिटा दिया सबका, सारी अपना जायदाद किसी के नाम बेमतलब, अभी उसको कोई बीमारी नहीं दिख रही है लेकिन अपनी जायदाद वसीयत तुरंत तैयार करवा रहा है कि भाई हम चाहते हैं कि नहीं, हम देखो पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। तो इस तरह की ये कहते हैं सुसाइड प्लानिंग। यही हमने बताया कि वो एक दिन में नहीं होता, आइडिएशन आते हैं, प्लानिंग शुरू होती है, आदमी धीरे 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 उस तरफ जाता है। बीच में हम कहीं अगर पहचान लें, कहीं हम समझ जाएं कि नहीं ये चीज होने वाली है, हम आसानी से रोक सकते हैं। देखिए रोकना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज भी सुसाइड एक चैलेंज बना हुआ है हमारे लिए। जैसे आपने कहा कोविड में लोगों के फेफड़े खराब हो गए, लोगों को कितनी ऑक्सीजन देनी पड़ी, फेफड़े को बचाने के लिए स्टेरॉइड देनी पड़ी, कई लोगों के फेफड़े बदलने की बात की गई। मतलब एकदम से फेफड़ा किसी का काम नहीं कर रहा है, तो जहां हार्ट काम नहीं कर रहा, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, सीवियर हार्ट अटैक है, मेजर एमआई होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। किसी का किडनी फेल हो गया तो हम किडनी बदलने की बात सोचते हैं, लंग्स बदलने की बात सोच रहे हैं, लिवर बदलने की बात सोच रहे हैं। हमारी सर्वाइवल देने के लिए हम इतना तक जा रहे हैं। और एक व्यक्ति जिसका किडनी, लिवर, हार्ट सब अच्छा से काम कर रहा है, हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना है। यहाँ जो प्रेशर बढ़ा हुआ है, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर का जो गड़बड़ केवल हो रहा है, इसको हम टाइमली रिकॉग्नाइज करके अगर इंटरवीन कर ले जाएं तो हम सारा सिस्टम एकदम नॉर्मल काम कर रहा है और हम उसको एकदम सेव कर ले। एक लाइफ जहां हम किडनी बदल के इतना महंगा चीज करके उसको बचाते हैं, एक लाइफ हम खाली अपने टाइमली इंटरवेंशन से, सजगता से, जिसमें हमारा समाज, परिवार और हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, इवन अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स आल्सो, कम से कम वो रिकॉग्नाइज तो किसी भी बीमारी के लिए जाता है। कभी कभी क्रोनिक इलनेस से आदमी कितना परेशान होता है, अनकंट्रोल्ड थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज है, या और कोई सीवियर इलनेस है जिसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि यार मैं बर्डन बना हुआ हूँ फैमिली के ऊपर, इतना सारा लोग मेरे को ठीक करने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, अगर मैं ही खत्म हो जाऊं तो सबकी चिंता दूर हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। जब वो चिंता अपने के लिए कर रहा है, अगर आप खत्म हो जाएंगे तो चिंता बढ़ जाएगी कि ना कि भाई, और स्पेशली अगर किडनी के वजह से कोई चला जाए, कोई ऑर्गेनिक इलनेस की वजह से चला जाए, तो आदमी को संतोष होता है कि भाई चलो हमने पूरा प्रयास कर लिया और नहीं बचा। लेकिन आप सुसाइड कर ले तो उसमें तो आदमी को इतनी ग्लानि होती है कि यार मैंने थोड़ा सा ध्यान दे दिया होता। हेलो जी। तो थोड़ा सा ध्यान दे दिया होता तो शायद मैं मेरा परिवार का ये सदस्य बच गया होता। तो ये आप उनको ग्लानि से उबार नहीं रहे, उनको परेशानी से उबार नहीं रहे सुसाइड करके, बल्कि उनको आप ग्लानि में डाल रहे हैं। परिवार वाले भी पूरे जीवन अपने को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए परिवार का भी ये जिम्मेदारी है कि वो टाइमली इस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करे, और उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है उसको उस व्यक्ति की भी ये जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति अपनी बातों को कहीं ना कहीं रखे, और वो रखता है। यूजुअल ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन ऑफ सुसाइड आता है, बस उसको पकड़ने की और उसको समझने की बहुत इंपॉर्टेंस है कि उसको वो आदमी जिसके भी सामने होता है वो उसको सीरियसली ले, लाइटली ना ले। क्योंकि अक्सर हम लोग मरीज यहाँ देखते हैं और यहाँ घर वाले भी बहुत लाइटली लेते हैं इस बात को कि अरे साहब वो ऐसा कह रहा है लेकिन करेगा नहीं। लेकिन जो कह रहा है वो कब कर देगा इसका कोई डिफरेंस नहीं है, ये जान लीजिए। वो कहने वाला कितनी देर में कह रहा है, तब तक वो हमारे सामने खूब अच्छे खासे जिंदा बैठा हुआ है, और जिस मोमेंट में वो कर देगा उसके बाद वी विल लूज दैट पर्सन, एंड उसके बाद हम कोई रिससिटेशन नहीं कर सकते। तो जो कुछ हम कर सकते हैं ये प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन से बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इसीलिए इसका अवेयरनेस होना, आज के दिन पे जो हम लोग इतना सबको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं,
हम स्टूडेंट से भी यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी के मन में कोई बात आती है या अपने साथ के दोस्तों के पास भी इस तरह की बातें आती हैं, इमीडिएट आप उसको रिकॉग्नाइज करिए, एक इमीडिएट उसको पहचान लीजिए और इमीडिएट विदाउट एनी हेजिटेशन। बहुत सारे लोग देखिए सामने आए हैं, इवन द सेलिब्रिटीज एंड ऑल, कि नहीं साहब ये मेंटल इलनेस है, इट इज एन बायोलॉजिकल थिंग, एकदम बायोलॉजिकल चीज है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर की प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स एराइज होती हैं। तो इट शुड बी टेकन लाइक एनी अदर इलनेस, एनी अदर इलनेस, दिस डिप्रेशन एंड सुसाइड शुड बी टेकन लाइक दैट। और उसके लिए जैसे आप किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाता है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम होती है तो पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाता है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो यस, डेफिनेटली इफ यू आर हार्बरिंग दिस काइंड ऑफ थॉट इन योर माइंड, or your friend is harboring this kind of thought in his mind, then he should be brought to the mental health professional. ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कहने का मतलब ये है कि ये साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हो सकते हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग स्टाफ हो सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल आर ट्रेंड इनटू रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स एंड हेल्पिंग आउट इन दैट मोमेंट। एंड अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई उसमें से और दूसरे प्रोफेशनल की हमें चाहिए हेल्प, वो ऑलरेडी और उनको रेफर कर सकते हैं, उनके साथ अलायंस में हो सकते हैं। सो इट इज ए टीम वर्क। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मींस ए टीम वर्क होता है, साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड दिस साइकियाट्रिक सोशल वर्कर एंड दिस साइकियाट्रिक नर्सिंग स्टाफ एंड ऑल those people, NGOs are, lot of NGOs are involved, this सब मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो जरूरी नहीं कि आपके रीच में अगर साइकियाट्रिस्ट नहीं है तो आप साइकियाट्रिस्ट के पीछे ही भागते रहिए, नहीं, अगर आपके रीच में कोई सोशल वर्कर भी है आप उनसे बात करिए कि साहब हमको ये टेंशन हो रही, ये प्रॉब्लम हो रही, या फैमिली को लगता है तो फैमिली उनके पास जा सकती है, देन दे कैन टॉक फर्स्ट। क्योंकि देखिए सबसे पहला जो था ना कि उसमें उन्होंने एक और चीज बताई थी कि बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो उससे पहले हम लोगों ने भी एक यहाँ पे डिपार्टमेंट साइकियाट्री से एक मंत्र दिया था कि घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। तो ये अगर फर्स्ट इंस्टांस कोई कॉल करता है, कोई आपके पास अटैच होता है कि नहीं साहब मेरे मन में इस तरह की बातें आ रही है और मैं इतना तनावग्रस्त हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, और अगर आप उससे कहिए कि यस आई एम हियर, यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलूफ हियर, I am with you, I will listen everything and I will help you out. उसका आधा प्रॉब्लम उसी दिन समाप्त हो जाता है। तो उसको लग जाता है कि मेरा कोई तो दुनिया में जो मेरे को सुनने को तैयार है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने को तैयार है, तो जो यहाँ का प्रेशर है थोड़ा कम हो जाता है। जैसे प्रेशर कम हुआ सुसाइडल थॉट चले, क्योंकि अपनी जान कोई नहीं देना चाहता, कोई नहीं लेना चाहता, जान देना एक मजबूरी हो जाती है। उसके बाद जब उसकी कोई नहीं सुन रहा होता तब उसे लगता है कि नहीं अब तो यार कोई नहीं सुन रहा। तो ये हमारी बार बार रिक्वेस्ट है कि नहीं अगर ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज कम टू द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, एनी ऑफ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सोशल वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ, एनीबडी, एनीवन। सर डेटा अगर जो देखा जाए, करंट डेटा देखा जाए, तो उसमें जो सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले लोग हैं वो हैं बहुत यंग जनरेशन, 18 से लेकर 30 या 39 साल के जो लोग हैं, उनका डेटा ज्यादा है, उनके बहुत बड़ी तादाद में लोग सुसाइड करते हैं। तो ऐसे लोगों में ऐसा क्या होता है जो यंग जनरेशन, यंग पीपल में सबसे बड़ी बात ये कि वो मैच्योरिटी कम हो, दूसरी चीज उनको स्ट्रेसेस ज्यादा है लाइफ के, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशन, ये ग्रोइंग एज है। एक लेवल के बाद जब आदमी को ये समझ में आ जाता है कि मैं चपरासी बन गया तो उसी में खुश हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि मैं ऑफिसर बन गया, वो उसी में खुश हो जाता है। उसको मालूम है कि वो ये इस लेवल का ऑफिसर बना है तो इससे ये इतना प्रमोट होके यहाँ तक पहुंचेगा। तो उसको हर लाइफ एक लेवल के बाद सेटल हो जाती है तो उतना टर्बुलेंस नहीं रहता। लेकिन जब आदमी स्टूडेंट लाइफ में होता है तो उसको ये मालूम है कि वो आज जितनी भी मेहनत कर सकता है कि वो एक भविष्य का एक पीएन भी बन सकता है और भविष्य का एक ऑफिसर भी बन सकता है। सेम ऑफिस में आदमी पीएन भी बन सकता है और ऑफिसर भी बन सकता है। आज उसको इतनी मेहनत करनी है, कितनी कर ले, तो ये एक टेंशन उसको देता है, स्ट्रेस देता है उसके दिमाग में। और उसके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन, उसको कई बार हॉस्टल चेंज करना पड़ता है, स्कूल चेंज करना, तो ये एक परिवर्तन है उसके जीवन में। बार बार ये परिवर्तन आता है, वो 5th क्लास पास करता है, फिर 6th में नए स्कूल में जाता है, नए लोग होते हैं, नए फ्रेंड्स होते हैं,
फिर वो 12th पास कर जाता, वहां से अगर वो फॉर्चुनेट है कि वो 6 से लेके 12 तक एक ही जगह पढ़ा, फिर एक नया सिनारियो आता है, नया शेड्यूल आता है, नए फ्रेंड्स, नई बिल्डिंग, नया शहर, नई बात, तो हर जगह उसको एडजस्ट करने में चीजें उसके लिए स्ट्रेसफुल होता है। अच्छा ना, अब जो सिचुएशंस है कि नए जगह पे जाने पर आजकल जो ह्यूमैनिटी कम हो रही है, वो एक और कारण भी है। लोग अब, पहले क्या होता था कि नया आदमी आया, गेस्ट आया, भाई अगर यहाँ पे गेस्ट है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कुछ दिन में वो एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। अभी उसको अभी क्या है कि सबका एकदम अपना मोनोटोनस लाइफ हो गई है, सब सेल्फ सेंटर्ड लोगों की लाइफ है। तो इवन जो नए फ्रेंड्स भी बनते हैं वो अपने अपने में बिजी हैं, अपने एकेडमिक प्रेशर अलग बैठा हुआ है कि हमको इतना करना है। शुरुआत आते ही उनको शुरू हो गया जी, इतना जी वो करके देना, इतना जीपीए लाना है, इतना ये करना है, इतना ये करना है। उसकी वजह से उसके, अब जो स्टूडेंट दूसरे को टाइम दे भी सकता था, वो बेचारा अपने जीपीए में इन्वॉल्व हो गया। तो एक इंटरैक्टिव इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बन पाती इजीली, एंड दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग सुसाइडल अटेम्प्ट्स इन द यंगर वन। करेक्ट सर। सर आपने जो ये बातें बताई, जो यंगस्टर्स के साथ प्रेशर है, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट आप बहुत सारे केसेस हैंडल करते हैं आपकी ओपीडीज में, आईपीडीज में, तो सर आपको क्या लगता है कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, जो सारी सिचुएशंस हैं, इसके लिए बस शॉर्ट में जी, बस मैंने कहा ना एक लाइन में, राइट टाइम पे राइट इंटरवेंशन, राइटली। अगर किसी भी बच्चे में, किसी भी जगह पे आपको, किसी को भी, फ्रेंड्स को भी लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हमेशा वो बैठते हैं, मजाक मस्ती सब कुछ होता है, तो वो इजीली वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई ये मजाक मस्ती में इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं, मेस में इसका बिहेवियर क्या है, आज टीवी रूम में इसका बिहेवियर क्या है। अगर कोई आदमी, कोई स्टूडेंट अलग थलग रह रहा है, जहाँ माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, तो फ्रेंड्स का जिम्मेदारी भी बन जाता है कि नहीं, वो इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर ले और टाइमली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास उनको ले। एंड इफ ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अगर उसमें अपना वर्क ऑन शुरू कर देंगे, उसको हेल्प मिल जाएगी, उसकी प्रॉब्लम सुन ली जाएगी, उसके अगर डिप्रेशन है, कोई इलनेस है, उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तो आई थिंक दैट कैन बी प्रिवेंटेड। करेक्ट सर। जैसे स्टूडेंट्स है, देखिए ये स्टूडेंट्स के लिए पूरा प्रोग्राम डेडिकेटेड है। यस। तो ऐसे क्या होता है कि स्टूडेंट के लाइफ के दो रोल मॉडल्स होते हैं, एक पेरेंट्स, दूसरे टीचर्स। सो कई बार आप देखे होंगे कि पेरेंट्स कहीं कहीं उनसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, कई बार वो बहुत लाइटली लेते हैं इन चीजों को, उनको लगता है कि पढ़ाई से भाग रहा है, ये बदमाशी कर रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है, इसको पढ़ना नहीं है, तब इस तरह से बहाने कर रहा है, ये पढ़ना नहीं चाहता। तो ये इस तरह के प्रोग्राम उनके पेरेंट्स को भी दिखाने चाहिए कि भाई देखिए ये एक प्रॉब्लम है, इसका इलाज है, ये कोई जानबूझ के बदमाशी भरा नहीं करे, और जो भी हो रहा है आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए, वो खुद बता देंगे कि भाई ये क्या है। तो ये पेरेंट्स की अटमोस्ट जिम्मेदारी है, या टीचर्स की अटमोस्ट जिम्मेदारी है। जहाँ पेरेंट्स नहीं है, जहाँ हॉस्टलर है, तो वार्डन है, स्टूडेंट्स उनके फ्रेंड्स है, एंड उनके टीचर्स है। इवन क्लास में जो बिहेवियर होता है स्टूडेंट का, अगर कोई बच्चा कोऑपरेटिव है, इंटरैक्टिव है, और एकदम से वो चुप हो जाता है, नहीं बात करता है, तो उसको टीचर को भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है इस बच्चे में, ये क्यों नहीं आज इंटरैक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये इसके चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं आ रही है, रोज तो होती थी इसके। And immediately then that can be brought to the mental health professional. And mental health professional के पास आने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है, क्योंकि ऐसा नहीं, ये जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि नहीं सब तरह के लोग पागल होते हैं, पागल कोई नहीं होता दुनिया। ट्रू सर, ट्रू। ये एक बीमारी है, जिस तरह के सारी बीमारी है, एक मानसिक रोग है, रोग का कारण है न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सारे लेवल पे हम लोगों का रिसर्च पहले से हो रहा है, और आगे भी रिसर्च में फर्दर प्रोग्रेस की जा रही है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर कि भाई क्यों हो रहा है चीजें, और उसका रिवर्सल है, फिर हमारे पास उसी तरह मेडिकेशन काम करती है। तो बस केवल ये रिकॉग्नाइज प्रॉम्प्टली करना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि उसको लाइटली नहीं लेना है। ये सबको अवेयर होना है कि ये अगर चीज आ रही है तो इसको लाइटली नहीं लेना है। ये एवरीवन शुड बी अवेयर अबाउट, इधर इट पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, टीचर्स, whosoever. It should not be taken lightly. It is a psychiatric emergency. It is an emergency. And an emergency, exactly. And emergency should be dealt like emergency.
सर कई बार लोगों में बड़ा ये मिसकंसेप्शन है दवाइयों को लेकर कि आप देखते होंगे कई लोग चाहते हैं कि अरे नहीं नहीं दवाई ना खाना पड़े, काउंसलिंग से बात हो जाए, या वो किसी और फैमिली डॉक्टर और तमाम अ, मतलब इधर उधर जाने लगते हैं, झाड़ फूक में पड़ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं सर, कब दवाइयों की जरूरत पड़ती है, कहाँ पे मेडिसिन की नीड है, कहाँ पे साइकोलॉजी काउंसलिंग की नीड है, ये दोनों में डिफरेंसेस कैसे हम करें? माइल्ड टू मॉडरेट इलनेसेस में इवन हर चीज हम ये कहते हैं, देखिए साइकेट्री में हर चीज सिर्फ दवाई से नहीं ठीक होती। तो इवन अगर पेशेंट चाह रहा है कि नहीं साहब हमको काउंसलिंग कर दिया जाए, सीबीटी किया जाए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड ऑल दोस थिंग्स, तो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में डेफिनेटली इट वर्क्स अ लॉट। ओनली द सीवियर केसेस व्हिच नीड्स बोथ काउंसलिंग, सीबीटी एज वेल एज मेडिकेशन। बट इफ अगर पेशेंट इस लायक नहीं है कि भाई वो रेगुलरली आ सकता है काउंसलिंग के लिए, सीबीटी के लिए सेशन वाइज अब अटेंड कर सकता है, तो ठीक है, फिर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में भी मेडिकेशन दे सकते हैं, देते हैं, उसका भी रोल है। बट अगर वो चाहता है पेशेंट की, तो माइल्ड केसेस में डेफिनेटली यू कैन जस्ट पुट द पेशेंट ऑन काउंसलिंग एंड सीबीटी, cognitive behavior therapy. And then when the severity grows, then yes, definitely we can add to that counseling, and because counseling का और जितने नॉन, इसको हम लोग एक ग्रुप में कहते हैं नॉन फार्मेक थेरेपी, मतलब एक दवाई से इलाज और एक दवाई के बिना और चीजों के जरिए इलाज। तो जो ये काउंसलिंग है, सीबीटी है, साइकोथेरेपी है, या फिर और चीजें हैं, वो रिलैक्सेशन है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत चीजें ऐसी हैं। और इसका रोल साइकेट्री में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दवाइयों से अगर ज्यादा नहीं है तो दवाइयों से कम भी नहीं। दवाइयों से अगर ज्यादा नहीं है तो दवाइयों से कम भी नहीं है। इट्स सो इम्पोर्टेंट, इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, बिकॉज वी आर हियर डीलिंग विद द साइकी, इमोशंस, थॉट्स एंड इमोशंस। तो उस पे सब काम दवाई से जब करेगा ऐसा नहीं है, उस पे हमें अपने इमोशंस को भी, उस इमोशन को अंडरस्टैंड करना होता है, और उस इमोशन में घुसने के बाद उस इमोशन को चेंज करना होता। सर एक हेलो, हाँ सर, यस सर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए फिजिकल कोई इलनेसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, देन वी मीट डॉक्टर। साइकेट्री में ऐसा कौन सा साइन सिम्टम देख करके इंसान को ये आइडेंटिफाई कर सकता है सेल्फ के साथ कि नहीं, आई नीड सम साइकेट्रिक हेल्प, सम साइकोलॉजिकल हेल्प? वो कौन से फैक्टर्स हैं? वे में अगर हम बताएं तो अगर हम अपने रूटीन से हट रहे हैं, अगर हम जैसे सुबह इतने बजे उठते थे, नहाते थे, धोते थे, अपना कॉलेज जाते थे, ग्रेजुअली अपना हम इतने बजे सोते थे, इतना घंटा पढ़ाई करते थे, अगर हमारी ये दिनचर्या कहीं डिस्टर्ब हो रही है और उसका कोई ड्यू रीजन दिख रहा है, तब तो अलग बात है भाई, कोई कारण आ गया, कोई फैमिली में डिस्टर्बेंसेस है, उसकी वजह से हम उसको ऐसा हमको बिहेव करना पड़ रहा है, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं है यार कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे काम करने में मन नहीं लग रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई कारण नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई बात अलग से नहीं आई है, घर में कोई ऐसा बवाल नहीं कटा है, सब लोग अपना हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन एक बंदा जो है वो अपने को महसूस कर रहा है कि यार हम इसमें कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, जो हम कंफर्टेबल पहले फील करते थे, आराम से एंजॉय करते थे। तो अगर हम अपने रूटीन से थोड़ा भी डिरेंज हो रहे हैं, तो एक बार हमारे समझ से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्या ये हमारी कोई मेंटल हेल्थ इलनेस तो नहीं शुरू हो रही। देन एक्सपर्टीज वो बताएंगे आपको कि भाई ठीक है, उसके लिए देखिए क्राइटेरिया है बहुत सारे, ऐसा नहीं कि केवल कहने सुनने से सिर्फ मेंटल इलनेस डिस्क्राइब होती है। देयर इज सर्टेन गाइडलाइंस, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, 10th रिवीजन, नाउ 11th रिवीजन, and there is a DSM-5 is there, so many criteria, एकदम स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया गाइडलाइन के हैं। जब वो फुलफिल होता है तभी उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि भाई ये साइकेट्रिक इलनेस है, या अगर कोई छोटा मोटा सिम्टम है, लूजली सिम्टम आ रहा है बट इट इज नॉट फुलफिलिंग द होल क्राइटेरिया ऑफ एनी इलनेस, देन वी कैन काउंसिल जस्ट कि भाई ऐसे आप प्रिवेंट कर लीजिए, शुरुआत हो रही है आपके अंदर।
कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आपकी दिनचर्या में कोई अगर ऐसा बदलाव आ रहा है तो कोई आपको अवस्था बिना किसी कारण के हो रही है तो इसका मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सर एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यंगस्टर्स में, यूथ में, स्टूडेंट्स में, खासकर ड्रग एडिक्शन का, अल्कोहलिज्म का। बहुत सारे मिथ हैं स्टूडेंट्स के उसमें कि इससे वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, या कहते हैं कि वर्क पावर बढ़ जाता है, या ये पेन को कम करता है। कई बार लोगों स्टूडेंट्स के ब्रेकअप होते हैं उसमें बहुत कहते हैं कि हेल्प करेगा। कई बच्चे लत लगा देते हैं बच्चों को सिगरेट पीने की, या कई और तमाम ड्रग इश्यूज हैं। इसको सर उसके इसके बारे में आप कहेंगे ये किस तरह से सुसाइड की तरफ लेके जाता है और उसके क्या क्या देखिए, पहली चीज तो मैं स्टूडेंट से एकदम रिक्वेस्ट ये करूंगा, उनको अपील भी करूंगा कि एनी सब्सटेंस, psychoactive substance will not give you any power, energy, strength. Ultimately, it will further increase your anxiety and it will lead to depression and it will lead to suicidal ideations. सारे सप्रेसेंट होते हैं, ब्रेन को सप्रेस करते हैं, आपकी एक्टिविटी को हैम्पर करेंगे और आपको फर्दर एंड फर्दर एंग्जोजेनिक होते हैं, एंजाइटी इंक्रीज करते हैं और उसके बाद डिप्रेशन में आदमी जाता है और डिप्रेशन के बाद वो सुसाइडल होता है। तो ये एकदम ये मिथ है कि वो वर्क पावर, एनर्जी या स्ट्रेंथ ये बढ़ेगा। हो गया तो वो खुद ही एक उसी में पड़ा रहता है, फिर वो अपने काम की चिंता, किसी चीज की चिंता क्या करेगा, वो सिर्फ नशे की चिंता करता है। तो आपका पावर एनर्जी और नहीं बढ़ाता, बल्कि रादर इट विल हैम्पर योर पावर एंड एनर्जी एंड फर्दर डिटरेट योरसेल्फ फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम योर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू ए वेरी, आप कह सकते हैं, अंधकारमय भविष्य की तरफ। तो नशे से जितना परहेज आप कर सकें उतना ही आपके जीवन के लिए बेहतर है, जीवन उतना ही आपका सुखमय और सुंदर है। सुंदर सर, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है। बहुत लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि साइकाट्रिक मेडिसिन होती हैं वो आदत लग जाती है, सिडेट उसको खाने के बाद इंसान सिर्फ सोता है, तो ये कहाँ तक सच है? देखिए, कुछ दवाओं का ऐसा होता है कि आदत लगती है, लेकिन वही बात है ना कि जब आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के अंडर में लेते हैं दवाइयाँ, अंडर केयर आप कोई भी दवाई देखिए सारी डेंजरस है, सबके साइड इफेक्ट्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर आप अंडर केयर ले रहे हैं तो वो सेफ है। वो बताएगा आपको कि कौन दवा कितने दिन खानी है और कितने दिन के बाद आपको कैसे बंद करनी है। ठीक है, जैसे गाड़ी स्टार्ट करना एक काम है, लेकिन गाड़ी को ठीक से रोड पे चलाना, एक बार स्टार्ट हो गया इंजन तो चलेगा अपने आप, बट अगर वो अपने आप चलेगा तो फिर डेंजर करेगा। लेकिन अगर उसे ड्राइवर बैठा हुआ है उसको चला रहा है तो उसको पता है कि कैसे उसको सेफली निकालना और कब कौन से गियर बदलना है और कब ब्रेक लगाना है। देन अगर ड्राइवर के साथ आप गाड़ी में बैठे हैं तो यू आर सेफ। अगर इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और अपने आप चल रही है गाड़ी तो फिर तो अनसेफ है, तब तो डेंजरस। बेहतर एग्जांपल है, सबसे सरल और सिंपल और सबके समझ में आएगा मुझे लगता है। एक सर सवाल है हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से कि स्क्रीन एडिक्शन और उसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही है, सर दर्द से लेकर के, आंखों में दर्द से लेकर के, रनिंग आईज, और उसके अलावा दिन भर एक इरिटेशन बनी रहती है। तमाम साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं ड्यू टू द, बिकॉज सारे क्लासेस ऑनलाइन रन कर रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स का ये है ये सवाल की उनका कंप्लेन भी है। सो सर इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि इसका एडवर्स इफेक्ट ना आए और उसके लिए क्या अल्टरनेटिव प्रोटेक्टर्स आते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स हैं और सो मेनी, मतलब ये कहा जा सकता है कि एक अभी कोविड एरा में तो ये एक मजबूरी है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ हाइब्रिड मोड इज द बेस्ट चॉइस। तो अभी तो आपको ये आप कहें कि बिल्कुल हम ऑनलाइन मोड को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे और हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो हम भी आपकी अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाते, स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा पाते, बिकॉज इट इज ऑल हैपनिंग इन द ऑनलाइन। और ऑनलाइन की अपनी अच्छाई भी है कि मैं ओपीडी में अभी मरीज देख रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके साथ अटैच हूँ, फिर अभी उसके बाद फिर मैं मरीज देखूंगा। तो बट लेकिन समस्या सिर्फ एक है कि भाई उसका जुडिशियस यूज किया जाए।
जितनी आवश्यकता है, ज्यादा कोई भी चीज नुकसान है। तो हम जहां कट शॉर्ट कर सकते हैं स्क्रीन टाइम को, वो हम कम कर ले। अगर हम जैसे गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, अगर हम आउटडोर गेम्स खेलें, इंडोर गेम्स खेलें, फिजिकल गेम्स खेलेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। रादर अगर हम केवल ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आउटडोर इंडोर गेम्स खेलेंगे तो हमारी बॉडी को भी पूरा एनर्जी मिलेगा, वर्क फोर्स मिलेगा, हमारा एक रिक्रिएशन होगा, एक डायरेक्शन होगा, एंजॉयमेंट होगा। और बाकी जितना एकेडमिक एक्टिविटीज है, ऑफिशियल एक्टिविटीज है, जहां ये बेनिफिशियल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो बाय दैट यू कैन जस्ट लिमिट योर स्क्रीन टाइम। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं लिमिट कर सकता हूं, तो ये भी एक एडिक्शन है। जैसे और नशा का लत है, वैसे ये भी एक नशे का लत ही है, और इसके लिए भी इलाज है। तो देन यू सीक द एडवाइस ऑफ ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। ये दिस इज माय बेस्ट एडवाइस टू द स्टूडेंट्स। When you can cut short, you can choose, pick and choose कि भाई यहाँ मुझे करना है, यहाँ नहीं करना है। इस तरीके से मैं अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकता हूँ। That's fine, that's very good. If you are not able to do that, then you need to see a mental health professional. Exactly. मुझे लगता है फिर बहुत ज्यादा इसका डिजास्टर्स इफेक्ट आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडिक्टेड हैं गेम के और तमाम स्क्रीन अलग अलग तरीके से। अब पोर्नोग्राफी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर यंगस्टर्स के बीच में, क्योंकि बहुत सारे लोग छुपाते हैं, लेकिन बाद में काउंसलिंग सेशंस में आते हैं तो कई बार वो कहते हैं। तो ऐसे में तमाम जो परेशानियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं, और किस तरह से ये बहुत डिजास्टर्स इफेक्ट डालता है पोर्न एडिक्शन से, उसके बारे में। एडिक्शन किसी चीज का भी बुरा है, किसी भी चीज का। बिल्कुल सही। तो लाइकवाइज द पोर्न का भी एडिक्शन बुरा है। बुरा अगर किसी चीज का आप लत हो गया और दुनिया की सारी चीजें छोड़ के अगर आप उसी के पीछे भाग रहे हैं, तो वो फिर तो वो एडिक्शन है, और एडिक्शन किसी भी चीज का बुरा है। रादर आप अगर उसको, वही बात है ना कि उसको टाइम बीइंग के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं के निदान में भी हम लोग यूज करते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को देखने में समझने में भी पोर्न का यूज करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह है तो हम लोग उसको समझने में भी इसका यूज करते हैं ना। वी ऑफर कि नहीं आप ऐसा करके देखो कि भाई ठीक है कुछ ऐसा होता है, रिएक्शन होता है, क्योंकि बॉडी फंक्शन है वो तो चाहिए, उसे कोई स्टिमुलस मिलेगा तभी बॉडी फंक्शन करेगा। तो वो, लेकिन जहां आप एडिक्टेड हो जाते हो उसके लिए, जहां आपका सारा काम छूट जाता है, सारी एंजॉयमेंट, सारी एक्टिविटी, सारा एकेडमिक्स छूट करके सिर्फ आप एक के पीछे भागने लगते हो, दैट इज डेंजरस। जस्ट वहीं पे आप अपने को, अगर मैंने कहा ना कि अगर पिक एंड चूज कर सकते हो तो दैट्स वेरी गुड। इफ नॉट देन यू सी द मेंटल हेल्थ। करेक्ट, सही है सर। जैसे कि ये हमारा आज का थीम ही है कि सुसाइड प्रिवेंशन। कहते हैं कि सुसाइड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो खुद को प्रिवेंट रखिए। एक तक जाते यहाँ कोई क्योर नहीं है सर। यहाँ कोई क्योर नहीं है। वंस कमिटेड सुसाइड देन वी लॉस्ट। एग्जैक्टली, सो प्रिवेंट करके रखिए कि वहां तक। हियर इज द प्रिवेंशन, ओनली द प्रिवेंशन इज देयर। प्रिवेंशन, एग्जैक्टली सर। एक मैसेज हमारे आईआईटीएंस के लिए, हमारे आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए, एक बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, बीइंग अ सीनियर प्रोफेसर, आप इतने हजार केसेस आप डील करते हैं। सो हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे? अभी वो आगे चल के वो कहीं अलग अलग लेवल पे सर्व करेंगे कंट्री को एज ए ह्यूमन, कोई हस्बैंड बनेगा। हमारा एक ही मैसेज है कि जिंदगी सबसे अहम है, जीवन सबसे बहुमूल्य है। ठीक है, 84 लाख योनियों में मानव शरीर बहुत ही सबसे टॉप पे बनाया गया। ठीक है, तो अगर हम इस जीवन को कंप्रोमाइज करके कोई चीज हासिल करने की कोशिश ना करें। जब लगे कि जीवन पे बात आ रही है तो हर चीज को कंप्रोमाइज किया जा सकता है, हर चीज को छोड़ा जा सकता है और अपने जीवन को बचाया जा सकता है। ठीक है, और बाकी चीज, सारी चीजें बाद में है। एकेडमिक्स एंड गेटिंग द जॉब, मनी, हैप्पीनेस किसी पैसे या किसी पद का गुलाम नहीं है। एग्जैक्टली, किसी विद्या का गुलाम नहीं है कि आप इतना एजुकेटेड होंगे तभी आप हैप्पी होंगे। सो हैप्पीनेस शुड बी प्रायोरिटी इन द लाइफ कंपेयर टू मनी, पोस्ट, एजुकेशन, डिग्री, ऑल दोस थिंग्स। थैंक यू सो मच सर।
बहुत सारे हम इस तरह से लाइव टॉक करते हैं, लेकिन कुछ टॉक ऐसी होती है कि हमारा खुद का सेल्फ जो इनसाइट होता है उतना बिल्ड कर देती है। तो ये एक टॉक मुझे लगता है बहुत ही स्पेशल टॉक है, और आपने जितने इजी वे में, इतने सिंपल वे में, सरल वे में समझाया, मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को काफी ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। और जिन स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम है, अगर जो मिलना चाहते हैं तो सर के ओपीडी में आकर के मिल सकते हैं। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है, मैं बता दूं। और हमारे वक्त के साथ सर बच्चे आके आपके सर्विसेज लेते रहेंगे सर। मोस्ट वेलकम। और अपना इतना बेहतरीन और कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सारे आईआईटी स्टाफ की तरफ से, टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग फैकल्टी, स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने इतना बहुमूल्य समय अपना दिया, और आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के उपलक्ष्य में आपने इतनी सारी नॉलेजेबल बातें बताई। आई एम श्योर कि इससे बच्चे बहुत बेनिफिट लेंगे, और कोई भी समस्या आएगी तो कहते हैं कि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है, वो समाधान की तरफ जाएंगे, सुसाइड की तरफ से नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार ओके, सर। बाय, गुड थैंक नाइट। यू सो मच सर। गुड नाइट।